हाँ जी, कल हम लोग बात कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में। अल्काइल हैलाइड के बारे में मैंने आपको बताया था, ये दो तरह के रिएक्शंस देता है। एक आपके पास होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और दूसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिसको हमने SN1 और SN2, उसकी फर्दर दो टाइप्स है उसके बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। SN1 होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और SN2 होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन दो स्टेप प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन के बाद फाइनल आपकी प्रोडक्ट बनती है और टर्शियल अल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन को फॉलो करते हैं। और SN2 रिएक्शंस बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसमें एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता जाता है, ऑपोजिट साइड पे लिविंग ग्रुप लीव करता जाता है और एक ही स्टेप में आपकी फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने फिर काफी बातें आगे की। आज हम वो बात भी दोबारा थोड़ी सी रिपीट करेंगे इस लेक्चर में। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है किसी चीज का रिमूव होना या किसी चीज का निकलना, ठीक है। ये जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो टाइप के थे, SN1 और SN2 रिएक्शंस थे, इसी तरह एलिमिनेशन रिएक्शंस भी दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं E1 और एक को हम नाम देते हैं E2, यानी कि एलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। E2 जो है ये बाईमॉलिक्यूलर है, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, और E1 जो है वो एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह ये आप लोगों ने टॉपिक पहले बेसिकली पढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोग को याद नहीं होगा। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डी का मतलब होता है निकालना, रिमूव करना। हाइड्रो का मतलब था हाइड्रोजन और हैलोजेंस को रिमूव करना। कहां से रिमूव करना? अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और हैलोजेंस को रिमूव करना डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहलाता है। जैसे ये मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है, इसका नाम अगर बताऊं तो इथाइल ब्रोमाइड है। इथाइल ब्रोमाइड ये एक मॉलिक्यूल है और इस ब्रोमाइड हम कुछ सॉल्वेंट या कुछ केमिकल यूज करते हैं जिसके नतीजे में एक हैलोजन से रिमूव हो जाता है और दूसरी साइड से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और आपके पास एक अल्कीन प्रिपेयर हो जाती है। इसी तरह अगर मैं दोबारा इस रिएक्शन को लिखूं तो इस रिएक्शन में हुआ ये कि एक साइड से वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है, एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और ये दोनों मिलके HBr बना देते हैं। तो फिर इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया, इसका भी ये खाली हो गया और ये आपस में क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्ड। यानी कि अल्कीन की प्रिपरेशन में हम लोगों ने ये मेथड पढ़ा था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। बिल्कुल यही स्टेप या यही वाला रिएक्शंस आपका E1 और E2 रिएक्शंस होता है। अब ये किस तरीके से होता है? Same the case in E1 and E2 reactions like SN1 reactions, nucleophilic substitution reactions. E1 is also same order kinetics, ये भी बिल्कुल सेम है। जैसे उसका E1 जो था वो आपके पास उसमें एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता था, दो स्टेप में ये रिएक्शन होता था। सारी चीजें जो भी हमने बात की वही आपकी E1 की हैं और वही आपकी E2 की हैं, ठीक है। फर्क की अभी बात करता हूं। टर्शियल अल्काइल हैलाइड फॉलो E1 मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शंस, सॉरी टर्शियल अल्काइल हैलाइड फॉलो E1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं टर्शियल अल्काइल हैलाइड। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था SN1 जो होते हैं वो टर्शियल अल्काइल हैलाइड रिएक्शन देते हैं, इसी तरह E1 भी आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल देता है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देता है। अब टर्शियल अल्काइल हैलाइड क्या होता है कि वो कार्बन जिसके साथ हैलोजेंस अटैच है वो फर्दर अगर 3 कार्बन के साथ अटैच है ना तो इसे हम टर्शियरी का नाम देते हैं। तो यहां पे भी टर्शियल अल्काइल हैलाइड E1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शंस, सबसे पहला वही स्टेप कि आप लोग के पास एक टर्शियल अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है, जैसे मेरे पास यहाँ पे है ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हम इन द प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट आयोनाइज करते हैं। जैसे हम करते थे SN1 रिएक्शंस के अंदर, सबसे पहले टर्शियल अल्काइल हैलाइड इनको हम लोग क्या करते थे? आयोनाइज। इसी तरह हम यहां पे भी क्या करेंगे? आयोनाइज करेंगे। अब आयोनाइज करने का तरीका क्या है? आयोनाइजेशन में हम लोग कोई ना कोई सॉल्वेंट यूज करते हैं और वो सॉल्वेंट इसको क्या कर देता है? आयोनाइज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल
इथाइल अल्कोहल था, या यहाँ पे बुक में उसने लिया हुआ है एक अल्कोहलिक मॉलिक्यूल KOH लिया हुआ है, ठीक है। अल्कोहल, कोई भी आप अल्कोहल यूज करके इसको आयोनाइज कर सकते हो। अब देखो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और स्टेबल से आप इसके कार्बोकेटाइन बना रहे हो, कार्बोकेटाइंस, यानी कि उसको अनस्टेबल कर रहे हो। तो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाएगा तो ये बहुत स्लो स्टेप होगा। क्या होगा? स्लो स्टेप होगा। और आप लोग जानते हो कि स्लो स्टेप जो होता है उसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का नाम देते हैं, ठीक है। और स्लो स्टेप के अंदर जितने रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसे इसकी मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। तो इस रिएक्शन में इसकी मॉलिक्यूलरिटी आपके पास क्या होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि एक ही अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अगर 2 होते तो 2, 3 होते तो 3, सॉरी 3 तक तो नहीं है, 2 है, 2 3 मॉलिक्यूल, 2 अल्काइल हैलाइड होते, या 2 मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट कर रहे होते तो फिर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होनी थी। अब अनस्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस वजह से इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 1 होती है। अब होता क्या है इस रिएक्शन में? सबसे पहले SN1 रिएक्शन की तरह इसमें सबसे पहले हैलोजेंस एक रिमूव होता है, यानी कि कंपाउंड आयोनाइज होकर कार्बोकेटाइन बनाता है। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनता है ना, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहां से एक हैलोजेंस रिमूव हो गया। पहले कार्बोकेटाइन बन गया फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि कोई बेस आती है, बेस, और बेस आके अटैक करती है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। अब बीटा हाइड्रोजन क्या है? तो यहां पे मैंने दोबारा लिखता हूं, पहले एक्सप्लेन करता हूं इस बात को, फिर मैं इस रिएक्शन की तरफ आऊंगा। वो कार्बन जिसके साथ हैलोजेंस अटैच है, और वो जो कार्बन है जिसके साथ हैलोजेंस डायरेक्टली अटैच है, वो अल्फा कार्बन कहलाती है। और उसके साथ जो मौजूद हाइड्रोजन है उसे हम सब अल्फा हाइड्रोजन का नाम देते हैं, ठीक है। अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन का नाम देते हैं। उसके साथ वाली कार्बन, उसके साथ वाली कार्बन यानी कि ये कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बिल्कुल साथ जितने भी कार्बन एटम अटैच है उसे हम बीटा कार्बन का नाम देते हैं। और उसके साथ जो हाइड्रोजन है ये उसको हम क्या नाम देते हैं? बीटा हाइड्रोजन का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है इन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम अटैच है उसे हम बीटा हाइड्रोजन का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक बात एक्सप्लेन करता जाऊं, जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, एक इफेक्ट को होता है जिसे हम इंडक्टिव इफेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट या इंड्यूस होता रहता है, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाता है। यहां पे बिल्कुल वो चीज लाइक करती है। अब वो कैसे लाइक करती है जरा गौर कीजिएगा। यहां पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मैं इसको भी रेज कर देता हूं। अब आपको अल्फा और बीटा का तो पता चल गया, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ, ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इस हैलोजेंस की तरफ चला जाता है। जब ये हैलोजेंस की तरफ चला जाता है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो ये क्या करता है, जो साथ में कार्बन है, जो बीटा कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बना हुआ है, वो उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। देखो जैसे इससे 2 इलेक्ट्रॉन दूर हुए तो इस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की जो आपस में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होती है वो कम हो चुकी है। देखो इलेक्ट्रॉन कार्बन एक सेंटर में होता है कार्बन, और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। बीच में 2 ऊपर वाले के 2 ये और 2 ये और 2 ये, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, घूम रहे थे और 8 आपस में रिपल्शन कर रहे थे। जाहिर सी बात है, अगर 8 रिपेल करेंगे तो वो ज्यादा रिपेल करेंगे। अब 2 तो इससे तकरीबन दूर जा चुके हैं, तो इसके पास अब कितने रह गए? पीछे इस कार्बन को ऐसा महसूस होगा जैसे उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है,
और 6 इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल जो होता है वो ज्यादा रिपल्शन शो, मतलब 8 वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जब 8 इलेक्ट्रॉन थे तो वो ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो 6 वाले इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को कम रिपेल करेंगे। तो इस कार्बन की रिपल्शन कम हो चुकी है। कम क्यों हो चुकी है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर कौन सा ले गया है? हेलोजन एटम ले गया। जब ले गया तो फिर ये क्या करता है, जब रिपल्शन कम होगी तो ये इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब खींच लेगा तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत हद तक इस कार्बन की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो जरा, इसके ऊपर इफेक्ट हुआ, इसने अपना इफेक्ट दूसरे कार्बन के ऊपर इंड्यूस कर दिया। देखो, अगर इसके साथ हेलोजन अटैच था, हेलोजन उतरता ना, इसके साथ अटैच रहता तो फिर तो मसला ही, परेशानी नहीं होनी थी। लेकिन यहाँ पे हेलोजन से रिमूव हो गया है, तो हेलोजन जब निकलेगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उसने खींच लिया है। खींचने की वजह से इसके ऊपर रिपल्शन कम हुई इस कार्बन के ऊपर। अब कार्बन के ऊपर जब रिपल्शन कम हुई तो इसने साथ वाले एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। जब खींचा तो इस कार्बन, जाहिर सी बात है अब रिपल्शन इसके ऊपर कम होगी। जब इसके ऊपर कम होगी तो पहले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ थे, लेकिन जब रिपल्शन इसके ऊपर कम हुई तो मजीद ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ आ गए। अब देखो, इसने अपना इफेक्ट इसके ऊपर इंड्यूस किया, और ये वाले ने अपना इफेक्ट किसके साथ शो किया? हाइड्रोजन के साथ शो किया। अगर कोई तीसरा कार्बन होता तो ये अपना इफेक्ट तीसरे कार्बन के ऊपर शो करता, और इस तरह चलता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चेन है ना, मैं इस चेन को ड्रा करता हूं, इस चेन, इसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये अपना थोड़ा सा इफेक्ट इसके ऊपर देगा, वो आगे वाले के ऊपर, वो आगे वाले के ऊपर। फर्ज करो इधर 50 है ना, तो ये 40 इधर रह जाएगा, इधर रह जाएगा 30, इधर रह जाएगा 20, और एक वक्त ऐसा आएगा वो इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट का नाम देते हैं, कि अपने ऊपर जो दबाव है उसको आगे फर्दर कार्बन की जो चेन है उसके ऊपर ट्रांसफर करना। अगर तो सादा मिथाइल ग्रुप होगा फिर तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि साथ कोई कार्बन ही नहीं है। यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो इसकी तरफ चला गया, इसके ऊपर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब है रिपल्शन कम हो गई। पहले 8 इलेक्ट्रॉन फील हो रहे थे, लेकिन अब इसको पता लग रहा है कि 6 है, और 6 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कम रिपेल करते हैं। तो ये क्या करता है? दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जब दूसरे से ले लेता है तो उसके ऊपर अब इफेक्ट आ गया, और वो क्या करता है? वो हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जब खींच लेता है तो इसके ऊपर बहुत हद तक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अब कोई बेस आती है और बेस अटैक करती है इस H के ऊपर, इजीली अटैक कर सकती है, और इस H को यहां से रिमूव कर देती है। जब रिमूव करती है तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, ये आपस में यहां पे क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो आपके पास ये कुछ मॉलिक्यूल बन जाता है इस तरीके से। ये एक मॉलिक्यूल आपके पास ये बन गया, और साथ में क्या बन गया? BH, और साथ में X नेगेटिव। अब आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने यहां से हाइड्रोजन को भी रिमूव कर दिया और हेलोजेंस को भी रिमूव कर दिया। तो वही बात आ गई, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड वाला काम हमारे पास फर्दर प्रोसीड कर गया। ठीक है, अब यहां पे भी बिल्कुल वही है कि बेस आई, इसने H को स्नैच किया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया और इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया। ये टर्शियल अल्काइल हैलाइड में आप लोग के पास ये कार्बन थी, ये वाली जो कार्बन है ना, ये वाली जो कार्बन है, ये आपके पास अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, और ये भी बीटा कार्बन है। जितने अल्फा कार्बन के साथ कार्बन फर्दर अटैच है उसे बीटा कार्बन कहते हैं, और उसके साथ जितने हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो इस बेस को यहां से भी ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहां से भी ले सकता है, यहां से भी ले सकता है, किसी मर्जी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को स्नैच कर सकता है। तो लिहाजा ये हमें कंफ्यूज या डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं कि ये कहां से लेगा, ये किसी मर्जी कार्बन से ले सकता है, और उसी के साथ इसका क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, और एक अल्केन मॉलिक्यूल आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह आप लोग के पास इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आप लोग के पास स्लो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में आयोनाइज होता है और कार्बोकेटाइन बनता है। सेकेंड स्टेप के अंदर फिर एक बेस आती है, और बेस इसको क्या कर लेती है? स्नैच कर लेती है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन है कि एक कार्बन, एक मॉलिक्यूल है मेरे पास इस तरीके से, जैसे ये मैं मॉलिक्यूल लिखता हूं एक CH3, इसको ऊपर करके लिख लूं
CH3CH2Cl, ठीक है, ये एक ग्रुप अटैच है, ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन के ऊपर अब OH नेगेटिव आता है। अब आप लोग को मैंने बताया हुआ है OH नेगेटिव जो होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। अब न्यूक्लियोफाइल कार्बन, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो तो न्यूक्लियस लविंग होता है। यहां पे मैं इसको न्यूक्लियोफाइल भी कह रहा हूं और यहां पे मैं इसके लिए दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं बेस का भी, ये मेरे पास एक बेस भी है, ठीक है। अब देखो इसको मैं बेस भी कह रहा हूं और इसको मैं न्यूक्लियोफाइल भी कह रहा हूं, मैं दोनों काम कर रहा हूं। तो OH नेगेटिव जो होता है ये अब न्यूक्लियोफाइल के तौर पे तो इसको अटैक करना चाहिए इस कार्बन के ऊपर और यहां से हेलोजन्स को रिमूव कर देना चाहिए, इसके साथ अटैच हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये बेस के तौर पे एक्ट करे तो इसको यहां पे अटैक नहीं बल्कि ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन के ऊपर अटैक, बीटा कार्बन पे नहीं बल्कि बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उन्हें हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, तो ये बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करना चाहिए। और बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करना चाहिए तो इसे एलिमिनेशन रिएक्शन देना चाहिए। तो अब ये कौन सा रिएक्शन देगा? आया तो ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन देगा, आया ये बेस के तौर पे रिएक्शन देगा। तो ये बात जहन में रख लो, मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, बेस और न्यूक्लियोफाइल में फर्क क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल मीन्स होता है न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करने वाले या न्यूक्लियस को पसंद करने वाले। और बेस जो होता है विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, बेस वो होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहां पे एक बात जहन में रख लो, कोई भी आपके पास ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। जब आप डालोगे तो ये मॉलिक्यूल जब न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा, जब न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा फिर ये आपके पास कुछ ये प्रोडक्ट देगा CH3 CH2 और एक आपके पास यहाँ पे वो OH ग्रुप आके अटैच हो गया और यहां से क्लोरीन नेगेटिव की शक्ल में इसने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो एक आपके पास ये देगा इस तरह का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, जब न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट देगा। और जब OH ग्रुप एलिमिनेशन रिएक्शंस देगा तो फिर आपके पास कुछ ये प्रोडक्ट देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में आपके पास आ जाएगा H2O और साथ में Cl नेगेटिव। अब देखो दोनों काम हो गए। जब इसने बेस के तौर पे अटैक किया तो इसने यहां से एक हाइड्रोजन ले ली, हाइड्रोजन ली तो CH3 था, एक हाइड्रोजन ले गया CH2 रह गया और H और OH मिलके H2O बना दिया। Cl ग्रुप वहां से निकला, निकलने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या हो गया? दो, इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया, इसका भी, तो यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बना लिया। बेसिकली ये दोनों बातें करेक्ट हैं। आपके रिएक्शंस के अंदर जब आप टर्शरी का रिएक्शन करवाते हैं या आप प्राइमरी का करवाते हैं तो SN1 रिएक्शन भी फॉलो होता है और E1। कुछ प्रोडक्ट SN1 रिएक्शन की बनती है या SN2 रिएक्शंस की बनती है, क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और प्राइमरी आपके पास SN2 रिएक्शंस देती हैं। तो कुछ आपके पास SN2 रिएक्शंस की प्रोडक्ट बनती है और कुछ आपके पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनती है। तो हम इनमें अभी तक कोई डिफरेंशिएट नहीं हुई कि कौन सा एलिमिनेशन देगा, कौन सा SN1 देगा। अभी तक ये बात वैसे उसने नहीं की, मैं आपको वैसे जनरल बता रहा हूं कि कौन सा एलिमिनेशन देगा, कौन सा SN1 देगा। अभी तक इसके बारे में कोई वजाहत नहीं हुई, ठीक है। अभी तो यही है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस अगर बेस के तौर पे वो आएगा तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस देगा और अगर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे आएगा तो फिर वो SN1 या एलिमिनेशन या तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा। तो आपके मिक्सचर के अंदर अगर तो वो आपसे पूछ ले कि बताएं जी एलिमिनेशन रिएक्शंस E2 बताएं, तो आप कहोगे E2 इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस व्हेन अ बेस अटैक द लिविंग ग्रुप लीव एट द सेम टाइम मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। उसके बाद आप लोग के पास रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है। और इसी तरह अगर वो आपसे E1 के बारे में पूछता है तो फिर उसी तरह जैसे SN1 था उसी तरह E1 है। E1 रिएक्शन सिंगल स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस होने की वजह से इसी तरह E1 रिएक्शन जो है वो डबल स्टेप प्रोसेस है और SN1 भी डबल स्टेप प्रोसेस है। पहले में कंपाउंड आयोनाइज होता है, जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड था पहले आयोनाइज हुआ, आयोनाइज होने के बाद
फिर अगर तो आप बेस की बात कर रहे हो तो फिर E1 रिएक्शन होगा और बेस आपकी फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन बनाएगी। और अगर आप न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हो तो फिर SN1 रिएक्शंस होगा, फिर आपने उसी की प्रॉपर्टी लिखनी है। तो यहाँ पे बुक में वो कभी बेस की बात करता है, कभी न्यूक्लियोफाइल की बात करता है, तो ये कंफ्यूजन में थोड़ी सी बात चली जाती है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख लो, अगर आप बेस कहोगे तो बिल्कुल SN, अगर SN1 है तो फिर बेस का भी E1, और अगर SN2 है तो बेस का भी फिर क्या होगा, E2 रिएक्शंस होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा है फर्स्ट स्टेप इज स्लो, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो होता है एंड वन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल, क्योंकि मैं अभी E2 की बात कर रहा हूं तो सॉरी E1 की बात कर रहा हूं तो ओनली वन रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन द आयोनाइजेशन प्रोसेस टू फ्रॉम कार्बोकेटाइन, कि एक ही एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है और वही आयोनाइज हो रहा है। और आयोनाइजेशन में एक ही आपके पास स्टेबल मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है, सो एक ही आपका रिएक्टेंट है, तो इस वजह से सो इट्स मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 1। स्लो स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसे मोल पर डेसीमीटर क्यूब से इसकी कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, कंसंट्रेशन आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लेते हो, और मोल पर जितनी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होता जाएगा, E1 रिएक्शन, और जितनी कम होती जाएगी उतना ये भी कम हो जाएगा। आगे मैंने बात की थी वो शायद आपको नजर ना आए, E2 इज लाइक SN2 रिएक्शन, जैसे E1 SN1 की तरह का है, बिल्कुल E2 भी आपका SN2 रिएक्शंस की ही तरह का है। तो E2 इज लाइक SN2 रिएक्शंस, के E2 SN2 रिएक्शंस का है, और SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप है, तो ये भी क्या होगा, सिंगल स्टेप होगा। एज बेस अटैक ऑन द बीटा हाइड्रोजन एटम, जैसे ही देखो मैंने वर्ड फिर बेस लिखा है, तो बेस जब अटैक करेगी तो E2 रिएक्शन, ठीक है। और तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि एज द बेस अटैक ऑन हाइड्रोजन एटम द हैलोजेंस, सॉरी एज द बेस अटैक द हैलोजेंस द लिविंग, सॉरी as the base attack on the beta hydrogen atom the halogens leave the alkyl halide molecule, के जैसे जैसे बेस अटैक करती जाएगी वैसे वैसे लिविंग ग्रुप, जो हैलोजेंस एटम का लिविंग ग्रुप है वो क्या करता जाएगा, लीव करता जाएगा। तो आपके पास ये देखो बेस ने अटैक किया, और वही बात कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये भी उसने नहीं लिखा। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैंने बहुत आपको बता दिया, अभी फिर थोड़ी सी दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है अपनी तरफ खींच लेता है, जब खींच लेता है तो कार्बन के ऊपर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बन क्या करता है, फिर वो उसके ऊपर रिपल्शन कम हो चुकी है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करना है। 8 इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करना है, और अगर इलेक्ट्रॉन ही 6 हो गए तो इनकी रिपल्शन कम हो गई। जब रिपल्शन कम हो गई तो वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। जब खींच लेता है तो इस कार्बन के ऊपर थोड़ी सी कम हो गई रिपल्शन, ये क्या करता है, मजीद हाइड्रोजन, पहले ही इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फर्क है, इसकी 2.5 होती है 2.1 होती है, तो ये तो पहले ही खींच के बैठा हुआ है, लेकिन मजीद अपनी तरफ खींच लेगा। जब मजीद खींच लेगा तो फिर इजीली बेस जो होती है, बेस कभी एज न्यूक्लियर, बेस हमेशा हाइड्रोजन को रिमूव करती है। अगर वो न्यूक्लियोफाइल है तो वो न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेगी, और अगर बेस है तो वो हमेशा H पॉजिटिव आयन को वहां से ले जाएगी, और आपके पास इस केस में अल्कीन का मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड 2 रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल, देखो पहला स्टेप स्लो स्टेप है क्योंकि ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, और स्टेबल से आपके पास दोबारा एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फिर फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन गई। तो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, तो फर्स्ट स्टेप स्लो है। स्लो में एक बेस और एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बेस भी है और एक रिएक्टेंट। तो मैंने लिखा फर्स्ट स्टेप इज स्लो and 2 reactant molecule participate, so its molecularity is equal to 2, that is why called E2 reactions। इसकी molecularity 2 ऐसी वजह से इसे E2, जैसे SN2 कहते थे इसी वजह से इसको E2 कहते हैं। न्यूक्लियर, आगे मैंने लिखा न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग और बेस मीन विच एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और एक एमसीक्यू जो बहुत ज्यादा पेपर में आता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं। कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिसके अंदर, कौन से ऐसे रिएक्शंस है जिसके अंदर पहला स्टेप सेम है? क्या आपका E2 और SN2 का पहला स्टेप सेम है?
E2 के अंदर अगर आप लोग को याद हो, हमने E2 के अंदर ये देखा था, सॉरी SN2 रिएक्शंस में ये देखा था कि आपके पास ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन। यहाँ पे एक आपका OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आता है, वो अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर और यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। पहली स्टेज आपके पास बन जाती है इस तरीके से H और H, और इधर आ जाता है OH, और ये आपके पास यहाँ से हेलोजन से रिमूव होना शुरू हो जाता है और फाइनल आप लोग का प्रोडक्ट बन जाती है कुछ इस तरीके से H और H, इधर से OH अटैच हो जाता है और उधर से लिविंग ग्रुप क्या कर जाता है, लीव कर जाता है। ठीक है, यहां से आपका लिविंग ग्रुप रिमूव होके निकल जाता है। तो ये आपका पहला स्टेप हुआ आपका ये वाला जो रिएक्शन है इसे हम SN2 रिएक्शंस का नाम देते हैं और ये प्रोडक्ट SN2 है। इसी तरह E1 के अंदर देखो तो आपके पास एक अल्कीन बनता है और ये वाला ग्रुप बनता है। क्या इसका और ये वाला स्टेप सेम है? नहीं है, ये बिल्कुल सेम नहीं है। लेकिन अगर हम SN1 और E1 की बात करें तो SN1 में भी कंपाउंड पहले आयोनाइज होता है और E1 के अंदर भी कंपाउंड पहले आयोनाइज होता है। जैसे देखो E1 के अंदर मैंने यहां पे लिखा कि ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और स्टेबल से आयोनाइज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आयोनाइज हो रहा है। इसी तरह आप लोग के पास जब ये आयोनाइज हो रहा है और अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूं तो उसमें भी सबसे पहले कंपाउंड आयोनाइज होता था। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो E1 और SN1 रिएक्शन का सेम है, लेकिन बाकी किसी मॉलिक्यूल का जो है वो सेम नहीं है। E2 और SN2 रिएक्शंस का सेम नहीं है। तो ये एक MCQ याद रखिएगा कि किसका पहला स्टेप जो होता है वो सेम होता है, किस रिएक्शंस का, E1 और SN1, E2 SN2, या इस तरह से वो MCQ देता है। तो आपने याद रखना है E1 और SN1 का जो होता है वो आपके पास सेम होता है। तो यहां तक बाकी सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको SN1 और SN2 की आती हैं तो आप वो इजीली E1 और E2 के अंदर लिख देते हैं। बस वर्ड बेस करते जाओ, जहां न्यूक्लियोफाइल लगाते जा रहे थे वहां बेस करते जाओ, मॉलिक्यूलरिटी वही उसकी 1 उसकी 2 वही सारी प्रॉपर्टीज है, उसी लिहाज से आप लिख सकते हो। इसको दूसरा नाम हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का भी नाम देते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का क्या मतलब होता है, बीटा कार्बन यानी कि बीटा हाइड्रोजन रिमूव होती है। ये देखो यहाँ पे ये कार्बन बीटा कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन रिमूव होती है, वो बीटा हाइड्रोजन है। इस वजह से हम इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने करना है। अब आपका पीछे 2-3 रिएक्शंस रह गए, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह कल देखेंगे।